हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत पास में है और बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। और ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस टाइम जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। सर्दियों के मौसम में पढ़ाई करने से जो गर्मी आती है उसका मजा ही अलग होता है। तो इसीलिए सभी बच्चे मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लग जाइए और खूब सारी मेहनत कीजिए। देख लेना, जब आप सक्सेस होंगे, जब आप परीक्षा पास करेंगे, तब आपको इस मेहनत का असली मजा समझ में आएगा और इस मेहनत का फल आपको तब दिखाई देगा। तो आज की जो हमारी क्लास है एसएससी जीडी की कैप्सूल सीरीज में मैं आप सभी के लिए हिंदी का जो टॉपिक है वाक्य शुद्धि, इसकी मैं आपके सभी के लिए दूसरी क्लास लेकर आ चुकी हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए इस टॉपिक की एक क्लास पहले ही बनाई हुई है। अगर आप सबने वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर के पहले वो क्लास जरूर देख लेना। तो आज की जो हमारी क्लास है जल्दी से उसको शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी हम जो हमारे 10 प्रमुख वाक्य हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें अलग अलग सभी वाक्यों में अलग अलग तरीके की अशुद्धियां मिलेंगी। तो इन वाक्यों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा वाक्य दिया गया है वो क्या है। देखिए, पहला जो हमारा वाक्य इसको पढ़ते हैं। पहले वाक्य में लिखा है मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है ना। तो बहुत से बच्चे फटाफट से समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि बहुत आसान है। इसमें कोई बड़ा मतलब ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें आप आसानी से अशुद्धि जो है वो ढूंढ सकते हैं। मैं भूखा हूं, तो जो व्यक्ति बोल रहा है मैं भूखा हूं वो कोई मेल है यानी कि पुरुष है। तो उसके लिए पुल्लिंग जो लिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है। मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। तो भाई जो प्यास हमारा शब्द है, तो प्यास जो है ये क्या है, प्यास लगती है ना कि लगता है। तो प्यास आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर हमारे तीसरे भाग में क्या हो जाएगी, अशुद्धि हमें मिल जाएगी। तो प्यास लगी है, यानी कि इस वाक्य में तीसरे भाग में अशुद्धि मौजूद है। आपको क्या करना है, तीसरे पार्ट पर सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा वाक्य दिया गया है वो क्या है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो वाक्य है काफी हद तक सही लग रहा है। यहाँ पर काफी लोगों को अशुद्धि नहीं मिल रही होगी, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। शकीला भोपाली पहले भाग में कोई त्रुटि नहीं है। दूसरे भाग में अगर हम देखते हैं तो प्रसिद्ध कव्वाली, ठीक है। और तीसरे पार्ट में दिया गया है गायकी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि जो गायकी है, गायकी आपका जो है वो गाने का तरीका होता है, ना कि हम किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गायकी ना होकर के हमें यहाँ पर क्या लगाना है, गायिका। यानी कि दूसरे वाक्य में भी आपके तीसरे भाग में ही क्या है, अशुद्धि मौजूद है। क्लियर है? देखिए अंतर क्या है दोनों शब्दों में, गायकी और गायिका। शकीला भोपाली ये एक स्त्रीलिंग जो है, स्त्री का नाम है। यहाँ पर शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली, जो कव्वाली गाते हैं। तो कव्वाली एक गाने का तरीका होता है। ठीक है, तो शकीला भोपाली जब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके लिए हम गायिका का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो कैसा होता, अगर पुल्लिंग होता तो हम यहाँ पर गायक करते, प्रसिद्ध कव्वाली गायक है। लेकिन हमने यहाँ पर गायिका क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर हमें जो वाक्य में दिया गया था दोस्तों वो क्या दिया गया था, गायकी। गायकी होता है गाने का तरीका। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य की तरफ देखेंगे। देखिए अगले वाक्य में हमें पढ़ना है सबसे पहले कि इसमें कहाँ पर हमें गलती मिलेगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है ना। बहुत आसान है। पहले वाक्य में वाक्य के पहले भाग में अगर आप देखेंगे कि किसी ने ठीक ही कहा है, इसमें तो हमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। कि जो सोता है, ठीक है, यहां तक भी सही है। वह खोती है। भाई एक बात बताइए, जब दूसरे भाग से हमें क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया कि जो सोता है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है। लेकिन खोती यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है स्त्रीलिंग के लिए, तो जो कि गलत हो जाता है। तो इस वाक्य में भी आपके तीसरे भाग में ही क्या है, त्रुटि है। तो दोस्तों यहाँ पर
होती की जगह क्या आएगा, खोता है, कि भाई जो सोता है वो खोता है। और बिल्कुल सही बात भी है ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए किसी घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा रात में 8 बजे सो जाता है और दूसरा बच्चा 10 बजे सोता है। और जो पिताजी हैं वो 9:30 पे आते हैं घर पे, ठीक है, और पिताजी आइसक्रीम लेकर आते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा बच्चा होगा उसको पहले आइसक्रीम मिल जाएगी, और अगर उसका मन किया तो वो हो सकता है पूरी खा भी ले, और क्या करेगा, वो बचाए भी ना दूसरे वाले बच्चे के लिए। तो भाई जो पहला बच्चा सो चुका है तो उसने क्या कर दिया, अपनी आइसक्रीम को खो दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोता है वो खोता है। और इसके लिए एक बड़ी कहावत भी है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य हम देखेंगे। अगला हमारा वाक्य है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, पहले भाग में श्रम की साधना, श्रम का मतलब यहाँ पर क्या है, मेहनत, ठीक है। तो मेहनत की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो भाई एक बात बताइए, जो राष्ट्र शब्द है हमारा, ये कैसा शब्द है दोस्तों, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो इसके हिसाब से महान होता है, ना कि महान होती है, ठीक है। तो इस वाक्य के भी तीसरे ही भाग में हमें क्या है, त्रुटि देखने को मिल जाती है। तो इस वाक्य के तीसरे भाग में त्रुटि हो जाएगी, और तीसरे भाग में जो त्रुटि है उसको अगर हम सही करते हैं तो वहां पर हमारा क्या आएगा, होती की जगह होता। अब आप पढ़ के देखिए वाक्य, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो दोस्तों दिया गया है वाक्य, इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये जो वाक्य थोड़ा बड़ा है। चलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अगला हमारा वाक्य दिया है, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, है ना। सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसके शामिल होने की वजह से इस वाक्य में त्रुटि आ रही है, और आप पढ़ के देखेंगे तो बड़ा अजीब सा वाक्य लग रहा है ना। शीर्षक का चयन करते समय, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। अब एक बात बताइए, अभी अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको इस वाक्य में किस भाग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए अगर हम पहले भाग की बात करें तो शीर्षक का चयन करते समय बिल्कुल सही दिया है। दूसरे भाग की अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेदों का निहित भागों और, भाई अनुच्छेदों का निहित भागों क्या होता है, निहित जो शब्द है यानी कि उसमें जो समाया हुआ है उसमें निहित है, यानी कि अनुच्छेदों में, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा आपका, का की जगह आपका यहाँ पर में हमें कारक लगाना है, यानी कि इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों में निहित भागों, यानी कि देखिए आपको पता होगा और आपके भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वाक्य से आपको एक तरीके से सलाह मिल रही है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम में गद्यांश आता है, गद्यांश यानी कि जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं, उसमें भी आपके इस तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक अनुच्छेद दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाता है कि इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। इस तरीके के भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही हमें समझाने के लिए इस वाक्य में बात कही गई है, क्या कि शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों में निहित भागों, यानी कि जो भी पैराग्राफ आपका दिया गया है उसमें जो भी भाग हैं उन पर और विचारों की हमें क्या कर लेना चाहिए, विचारों की परख, उनकी यानी कि समझ कर लेनी चाहिए। क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि इस वाक्य के दूसरे भाग में त्रुटि थी और हमें क्या करना था, वहां पर का की जगह में कारक का प्रयोग करना था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखेंगे, जो हमारा अगला वाक्य दिया गया है क्या, कि मनुष्य का जीवन इतनी विशाल, ठीक है, मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो पहले ही भाग में थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा है पढ़ने में, मनुष्य का जीवन इतनी विशाल, भाई जीवन जो हमारा शब्द है ये कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो इसके हिसाब से इतनी ना आकर के हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इतना, क्या करना होगा, इतना। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो जीवन है ये कैसा शब्द है, हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के हिसाब से आगे हमें जो लगाना है वो इतनी, जो कि दिया गया है स्त्रीलिंग में, तो आपका स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, वो क्या आएगा आपका पुल्लिंग में हो जाएगा, क्या, इतना। आगे अगर हम देखेंगे है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो बाकी आपका जो पूरा वाक्य है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, बाकी पूरा सही है, यानी कि इस वाक्य के पहले भाग में त्रुटि हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वाक्य क्या दिया गया है, देखो, कहने की आवश्यकता नहीं कि कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर है, आप एक बार इसमें ऐड कर लेना, ये आपकी त्रुटि में शामिल नहीं था, बस यहाँ पर एक बार दोबारा से उसको पढ़ेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर है। आप वाक्य को जब पढ़ेंगे तो आपको पहले भाग में कोई त्रुटि नहीं मिलती है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये पहले से ही था, इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से ही मतलब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना क्या है ये अधूरे हैं। तो यहाँ पर जब पूरक की भी बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी लग गई है, पुरुष किंतु नारी, तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर किंतु नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, पुरुष और नारी। ठीक है, पुरुष और नारी, यानी कि इस वाक्य में हमारी जो अशुद्धि है वो समुच्चय बोधक अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, जो अव्यय होते हैं उनमें हमारे अव्यय यानी कि जिनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, और इस वाक्य में हमें अविकारी शब्द से संबंधित अशुद्धि देखने को मिलती है। कौन सा अविकारी शब्द है, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अविकारी शब्द से संबंधित हमें यहाँ पर अशुद्धि देखने को मिलती है। तो इस वाक्य के दूसरे भाग में क्या है, त्रुटि है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस मेरा आपसे यही कहना है, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वाक्य दिया गया है, देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हैं। ठीक है, पहले भाग में देखिए, इस वाक्य के पहले भाग में कोई त्रुटि नहीं है। देश के सामने ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित अनेकों समस्याएं हैं। हमने यहाँ पर त्रुटि जो है ढूंढ ली है। तीसरे भाग में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तीसरे भाग में दोस्तों आप पढ़िए अनेकों। एक बात बताओ, अनेक जो शब्द है ये क्या आपका एक वचन शब्द है? एक वचन नहीं है ना, ये तो पहले से ही आपका बहुवचन है। बहुवचन का भी हमने बहुवचन बना दिया। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता है ना। तो जब नहीं होता है तो हमें क्या करना है, बस इसी को हटा देना है। यहाँ पर अनेकों की जगह क्या करना है, अनेक कर देना है। क्लियर है। तो अब देखिए, अब आप पढ़ के देखेंगे तो देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हैं। ठीक है, अब आपका जो वाक्य है वो पूरा सही हो गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वाक्य दिया गया है दोस्तों, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या दिया है, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले तो इस वाक्य में हम त्रुटि को ढूंढते हैं। त्रुटि हमारी जो दी गई है इसमें आप अगर ध्यान दें तो दूसरे भाग में हमें ध्यान देना है सबसे पुरानी। भाई पुरानी कैसे हो गया, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। राष्ट्रीय उद्यान आपका शब्द कैसा है, ये आपका पुल्लिंग है। और प्रदेश के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश का, ठीक है, यहाँ पर जो का आया है वो प्रदेश के हिसाब से आया है, जो कारक आया है। ठीक है, अब जब कारक हमारा पुल्लिंग है तो आगे हम इसका जो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें हम जो विशेषता हमें लगानी है, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना, तो ये आपका स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दूसरे भाग में त्रुटि मिल जाती है। तो क्या है दोस्तों, वो है आपका पुराना। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पुराना, और इस वाक्य के दूसरे भाग में हमें अशुद्धि मिल गई है। क्लियर है। अब इस वाक्य को हम अच्छे से पढ़ते हैं। दिया गया है, हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, बात की जा रही है प्रदेश की, और अगर हम प्रदेश की बात करते हैं अपने प्रदेश की, यानी कि तो भैया हम हैं यूपी वाले। ठीक है, हम हैं यूपी वाले, और यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, अगर दोस्तों यहीं पर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पुराना, ठीक है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता है तो इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला जो हमारा वाक्य है 10वें नंबर का, ये हमारी आज की क्लास का अंतिम वाक्य है। फटाफट से देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो चीजों की बात की जा रही है, और तीसरे भाग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको
दो लोगों की बात की जा रही है, फिर भी यहाँ पर एक वचन में लिखा है कि हो गया है, पूरक हो गया है, तो नहीं होगा, ये गलत है। अब्दुल कलाम और मिसाइल, ठीक है, अब्दुल कलाम, क्योंकि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हें ही मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो मिसाइल और भारत में मिसाइल जो लाने का श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, ना कि हो गया है। यानी कि इस वाक्य में अगर आप दोस्तों ध्यान देंगे तो इस वाक्य में तीसरे भाग में हमें अशुद्धि मिल गई है। क्लियर है? तो ये दोस्तों थे आज की हमारी क्लास के टॉप 10 प्रश्न, ठीक है, वाक्य शुद्धि के टॉप 10 प्रश्न मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आपके ये सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। भाई देखिए, होगा क्या, जो वाक्य है उनमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, है ना। अब जैसे यहाँ पर नाम दिया गया शकीला भोपाली, इसमें कुछ और कर दिया जाए, किसी पुरुष का नाम कर दिया जाए, या वाक्य किसी भी तरीके का आपसे बदल के दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अगर दोनों क्लासेस में, अभी तक मैंने आपकी ये दूसरी क्लास है, इससे पहले मैंने आपसे पहली क्लास में भी यही टॉपिक इसको डिस्कस किया था। अगर आप दोनों क्लासेस में देखेंगे तो आपको इससे पता चलने लगेगा कि आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से संबंधित, यानी कि अगर हम बात करें, देखिए वाक्य शुद्धि की, वाक्य शुद्धि दो प्रकार की होती है, ठीक है। वाक्य शुद्धि यानी कि वाक्य अशुद्धि जबकि हम कहेंगे, वाक्य में जो अशुद्धियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो पद संबंधी अशुद्धि होती है, एक होती है पदानुक्रम संबंधी अशुद्धि। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पद संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनकी, ठीक है, क्योंकि पद संबंधी अशुद्धियां ही आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा आती हैं। पद संबंधी में आपकी संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, कारक, लिंग, ये सारे आपके जो हैं इनसे संबंधित अशुद्धियां आती हैं। और उनमें भी सबसे ज्यादा आपकी लिंग, वचन और कारक, इससे रिलेटेड जो है वो आपकी अशुद्धियां सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो बस आपको क्या करना है, अपने वाक्य में इन्हीं चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको क्लास लेने से ये फायदा मिलेगा कि देखिए, वैसे तो बहुत से जो बच्चे होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, काफी पढ़ने में तेज होते हैं, तो उन्हें ये टॉपिक काफी आसान भी लगता है। खैर, लेकिन अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जल्दी से प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में सबसे बड़ा जो फाइट होता है वो क्या होता है कि समय की जो पाबंदी हमारे ऊपर लगा दी जाती है और समय हमें बहुत लिमिटेड दिया जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पेपर हमारा टफ हो जाता है, ठीक है। तो पेपर को आसान बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए इस तरीके की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको वहां पर प्रश्नों से कैसे लड़ना है, कैसे जूझना है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अपनी परीक्षा को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो सारी क्लासेस को नियमित रूप से जरूर देखते रहिएगा। तो आज की जो क्लास है वो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और अगली क्लास में, तब तक जुड़े रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी कर लेना और अपने दोस्तों से भी करवा देना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।